भाई शुरू कर रहे हैं अपन लोग धुआंधारी। आज हम लोग पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ भाई लोगों अभी ठीक है। चलिए अपन शुरू करते हैं। वुड्स रिएक्शन से पहले एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अगर मैं जिंक धातु के साथ में HCl लूं तो क्या होगा? क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। अगर मैं जिंक धातु के साथ में HCl के बजाय कोई और अम्ल लूं, जैसे जिंक के साथ में एसिटिक अम्ल ले लूं, तो भी क्या होगा? एल्केन बनेगा, क्योंकि जिंक के साथ तो एसिड होना चाहिए। अगर सोडियम के साथ भी कोई एसिड ले लूं तो, पर वास्तव में सोडियम के साथ क्या लेते हैं? इथेनॉल। ध्यान है ना आपको? कोई भी ऐसा सोर्स जो H प्लस देता है वो हम ले सकते हैं। और H का सोर्स कौन होता है? मा का फोन, FON से डायरेक्ट H लगा हुआ। यही पढ़ा था अपन ने। ये जो हमने एक बात करी थी, नाभिक स्नेही, जानते हो नाभिक स्नेही? नाभिक स्नेही क्या होता है? जो है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। किसको? हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी। अगर हाइड्रोजन को दान करे तो क्षार। कोई भी यौगिक क्षार भी कहला सकता है, कोई भी यौगिक क्षार। और नाभिक स्नेही कब कहलाएगा? ये समझ में आ रहा है ना अंतर? चलिए भाई, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी के आगे लिखते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में बता रहा था। इधर देखिए, यहां लिखो आप लोग, जहां भी आपने खत्म किया उसके आगे ग्रिग्नार्ड का निर्माण। लास्ट क्लास में तो मैंने बताया था कि सीधे सीधे ग्रिग्नार्ड ऐसे बनता है, लेकिन बनता कैसे? देखो ये कौन सी धातु है? Mg धातु। Mg धातु का काम होता है, कैसे जाना? Mg+2 में जाके 2 इलेक्ट्रॉन बना लेना। यही तो है ना भाई? क्योंकि कौन से ब्लॉक की धातु है? S ब्लॉक की। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कोई भी धातु ऐसे हवा में थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। तो ऐसा नहीं होता। Mg जैसे ही Mg+2 में जाएगा, हमारे पास विलायक कौन है? ईथर। कौन है भाई? इसमें प्लस है और विलायक है हमारा ईथर। आप देखिए जो ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं क्या? कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस। ये माइनस इस प्लस को क्या करता है? इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। और इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बंध बन जाता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। बोलो एक बार। क्योंकि ये विलायक है ना, इस विलायक ने इसको स्थायित्व दिया है, इसको बोलते हैं विलायकन। वास्तव में शब्द क्या होगा? विलायकन। सॉल्वेशन बोलूं या विलायकन बोलूं? क्या ये इधर ही होगा क्या भाई? विलायक तो चारों तरफ है ना। तो इस Mg धातु के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां माइनस ऐसे इस तरफ भी हो जाएगा, ऐसे इस तरफ भी हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि Mg धातु आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद उसको विलायक से क्या मिल जाएगा? स्थायित्व मिल जाएगा। और विलायक से मिले स्थायित्व की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। इसको मैंने क्या कहा? सॉल्वेशन। क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं? इन हिंदी में बोलते हैं विलायकन। विलायकन। इसलिए मैं जब भी यूज करूंगा तो मैं कौन सा विलायक यूज करूंगा? कौन सा विलायक यूज करूंगा? लेकिन एक शब्द याद नहीं आया आपको समझ में। मैंने यूज किया ड्राई। ड्राई मतलब शुष्क, यानी पानी नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। ऐसा क्यों? अगर मैं इसके अंदर नमी ले लूं या मॉइस्चर ले लूं या पानी का कोई कण ले लूं, तो पानी खुद इस Mg धातु से क्या कर लेगा? क्रिया। और पानी Mg धातु से क्रिया करके क्या करता है? H2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? शुष्क। अरे बात सुन।
अब देखो, हमारे पास Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। आप सबको ये बात पता है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसका भी एक नेचर होता है। आपका जो R और X है उसका नेचर कैसा है? सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? यहां कौन सा चार्ज, यहां कौन सा चार्ज? आपको वो जिंक वाला पता है ना सारा खेल? जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? वहां जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो R माइनस बनता था। क्या बनता था? R माइनस बनते ही क्या उपलब्ध होता था? H प्लस। यहां कोई H प्लस के बारे में अपन ने बात करी क्या? वो तो हम बाहर से लेंगे। होगा क्या? इस R की रिएक्शन कौन कर लेता है? यहां लिखता हूं, इसकी रिएक्शन कौन करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिला? देखो, R पे कौन सा चार्ज, ये माइनस कैसे आया? समझ में आ गया ना आपको? 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा आवेश? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही उदासीन, एक और मिलते ही ऋणावेश। वो कल वाली बात, साथ में कौन बना? X माइनस। भाई इनका तो काम हो गया, बचा कौन? Mg। Mg यहां पर आ जाएगा, इन तीनों की आपस में क्या हो जाएगी? आपस में मिल जाएंगे। तीनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? R। R पे कौन सा चार्ज? Mg और X मिला के क्या बोलते अपन? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपसे कोई बोले कि आर एक्स तो आपने बना दिया, सर अगर आर एक्स की बारे में बात करें तो आर आई हो, आर बी आर हो और आर सी एल हो, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जिस बंध की लंबाई जितनी ज्यादा उसको तोड़ना उतना आसान। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी रहेगी? आर आई, आर बी आर और आर सी एल। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर कौन है, बेंजीन भी हो सकता है या कोई कार्बन भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां जो मध्यवर्ती बना है वो कौन है? मध्यवर्ती सी माइनस। सी माइनस को क्या बोलते हैं? कार्ब ऋणायन। लिखो, ये हम पढ़ चुके थे। मैं वैसे जिंक वाला ही कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी आज नए से देखे हुए। फ्लोरीन नहीं आएगा ना, फ्लोरीन यहां नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब भी फ्लोरीन माइनस बनेगा तो ब्लास्ट होने की संभावना होती है, यानी इतना ज्यादा वो विस्फोटक हो जाता है तो हम उसको यूज ही नहीं करते। फ्लोरीन की अभिक्रिया केवल एक जगह यूज करेंगे, स्वार्ट्स अभिक्रिया। नाम सुना है आपने कभी? और एक हम अभी क्या पढ़ेंगे, डाई एजोनियम के अंदर फ्लोरीन, बस उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ते। आपको याद है कल जिंक वाला? ये वही तो है, कल जिंक वाला हमने पढ़ाया था, ये वही है। एक बार जिंक वाला देख, याद है आपको? मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन कल जो जिंक वाला पढ़ाया था याद है आपको? सेम वही तो है, क्या अलग किया इसके अंदर हमने? बस Mg की जगह कौन आ गया, मतलब जिंक की जगह कौन आ गया? Mg धातु है S ब्लॉक की। इसका ऑक्सीकरण के लिए कौन सा फायदा है इसके? +2 में आना इसके लिए अच्छा है। लाइन क्षारीय मृदा धातु, कौन सी धातु है ये? कौन सा? +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। Mg को चारों तरफ से किसने स्थायित्व प्रदान किया? ईथर। ईथर पे कौन सा आवेश? यहां पे कौन सा? इसके बीच में हो गया विलायकन। क्या बोलते हैं इसको? विलायक ने इसको स्थायित्व प्रदान कर दिया। अब आओ इधर, कितने इलेक्ट्रॉन? आर और एक्स के बीच में आपको मालूम है ध्रुवणता होती है। आर पे कौन सा आवेश? प्लस। ये माइनस उस प्लस पे जाके अटैक करेगा, हमें क्या मिलेगा? आर माइनस। और ये एक्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, एक्स माइनस। अब ये माइनस कैसे आया ये तो पता है ना आपको? ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं तो सबसे बढ़िया कौन? आर आई, आर बी आर, आर सी एल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हमको सीधे पढ़नी है क्या? वुड्स रिएक्शन। वुड्स सीधे ही पढ़ते हैं, वुड्स और क्या पढ़ते हैं सीधे। मैं बढ़ जाऊं आगे भाई लोगों? इधर लिखिए भाई, वुड्स रिएक्शन या अभिक्रिया। वुड्स रिएक्शन या अभिक्रिया, देखो पहला पॉइंट, इसमें हम क्या यूज करेंगे? सोडियम मेटल। कौन सी मेटल? सोडियम मेटल प्लस
ड्राई ईथर, सोडियम मेथल और ड्राई ईथर। अब ईथर क्या क्या हो सकता है देखो, ईथर ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, भाई ये भी तो ईथर है, आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है ROR, या ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, इसका नाम THF, जानते हो ना आप? इसका नाम कौन है? THF, इसका नाम डाइऑक्सेन, और ये कौन सा आपका नॉर्मल ईथर। या आपको ध्यान रखना इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है, या सीधे सीधे एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा DE, DE मतलब डाई मत बोलो, बोलो ड्राई ईथर, एग्जाम की मर्जी। जैसे ऐसे कई क्वेश्चन में मिला है तो इसलिए मैंने बता दिया, डाइऑक्सेन दे सकता है, ईथर दे सकता है, THF दे सकता है। अब आप बताओ, सोडियम मेटल है, जब सोडियम मेटल में आग लग जाए तो हम किसके पास भागेंगे? पानी के पास, आया ना? सोडियम मेटल में अगर आप आग लग गई और आप पानी के पास भागे तो आग और भड़क जाएगी। तो सोडियम मेटल में जब आग लगती है तो आप भागते हैं मिट्टी के तेल के पास। कहां भागते हैं? तो मिट्टी का तेल आग लगाता है, लेकिन सोडियम मेटल में क्या करता है, वो आग बुझाता है। पता है ना आपको बात? आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किए ही होंगे स्कूल में, कोई बात नहीं किए तो अब आपको कुछ प्रैक्टिकल के वीडियोस जरूर दिखेंगे, मिलेंगे, जो आपके भी सॉल्ट एनालिसिस है वो PW की तरफ से बनाए जाएंगे और आपको मिलेंगे, वो जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी चल रही है। ऑर्गेनिक वाले तो मैं ही कर रहा हूँ कि देखो ये टॉलेंट टेस्ट आया, देख रहे हो ना भाई, नाम ले लेके बोलूंगा मैं, है ना? यहाँ देखो पॉइंट समझना आप, सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये H+ को देखते ही, H+ को देखते ही जलने लगती है। जलने का मतलब क्या है कि ये H2 गैस मुक्त करती है। क्या करती है? तो ध्यान से देखना भाई, अगर सोडियम मेटल है, सोडियम का नेचर कौन सा होता है? Na+ और इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का नेचर होता है। ध्यान से देखना भाई, अगर इसके पास H+ रखा हो, क्या रखा हो? H+ अगर आ जाए इसके पास, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है? H+ को। और हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आता है Na+ और ये H। अब अकेला H लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको कैसे लिख देते हैं अपन? ½ H2। क्या लिख देते हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या भाई? इसका मतलब तो एक ही H है ना। ध्यान रखना भाई, सोडियम मेटल बहुत क्रियाशील होती है और H+ देखते ही H2 गैस मुक्त करती है। H+ कहां मिलता है? H+ मिलता है फोन, बोलो, वाटर, कोई सा भी ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन से H लगा हुआ हो, कोई भी ऐसी जगह जहां नाइट्रोजन से H लगा हो, कोई भी ऐसी जगह जहां सल्फर से H लगा हो, सोडियम मेटल उस H से रिएक्शन कर लेती है ना भाई? तो लिख रहा हूं यहां पर मैं, सोडियम धातु, साथ में लिखना आप लोग, सोडियम धातु नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में H2 गैस मुक्त करती है तथा जलने लगती है, जलने लगती है। अतः अभिक्रिया का, रिएक्शन का वातावरण ड्राई रखा जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि तो सोडियम के साथ ड्राई क्यों लेते हैं? तो सोडियम धातु क्या करती है? खुद क्रिया करने लग जाती है नमी से, और जलने मतलब, जलने का मतलब क्या हो गया? विस्फोट होने लगते हैं, जहां आप रिएक्शन कर रहे हो वहीं पर वो बीकर फट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन का मतलब ही क्या, कि जब बीकर आपके कान, आंख में घुस जाए, कान में घुस जाए। यस, पानी में अगर आप डाल के रखें तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। आप लोगों ने अगर किसी ने स्कूल में कभी भी देखे हो प्रैक्टिकल, तो स्कूल में क्या करते हैं, सोडियम एक ऐसी मेटल होगी, रबड़ की तरह खींच सकते हो आप उस धातु को, यूं चक्कू से काट सकते हो।
और चाकू से काटने के बाद आप क्या कर सकते हो कि जैसे वो आपकी लेबोरेटरी में वो होता है, सिंक होता है, वहां रख दो और नल चला दो, तो चट 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 करके वो जलने लग जाएगी। जैसे पटाखे चलते हैं ना दीपावली में, इस तरीके से सोडियम जलेगी। तो उसी वक्त बचने के लिए क्या डालो? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। हमें लगता है कि वो आग लगाएंगे, पर वो आग बुझा देते हैं यहाँ पर। क्या रिदा देखो, आपको क्या याद रखना है, ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि यहां पर ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोडियम के साथ में ड्राई कंडीशन ही क्यों लेते हैं, कौन से ईथर काम के हैं। ये 3 टाइप के ईथर, ज्यादातर तो यही लिख के देगा आपको, वरना एरो पे केवल शुष्क ईथर, कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसे देता है डाइऑक्सेन, ये भी तो ईथर ही है, और ये भी कौन है? ईथर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, लिख लिया ना सबने? लिख लो भाई जल्दी से, लिखा क्या? ठीक है, इधर देखिए भाई, इसके अंदर जो पॉइंट है यह है, साथ साथ लिखना, यह एक कपलिंग अभिक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन जानते हैं ना आप लोग? कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? दो एल्काइल मिल जाते हैं। इधर देखिए भाई, आर एक्स, कौन है ये? कोई भी आर एक्स प्लस सोडियम धातु, प्लस सोडियम धातु, प्लस एक्स और आर, यहां मैंने लिख के दिया शुष्क ईथर या फिर ड्राई ईथर। ये दोनों आर क्या है भाई? देखो सेम है, ये दोनों क्या है भाई? जो आर है वो यही आर है, मतलब अगर ये 3 कार्बन का है तो ये भी 3 कार्बन का, ये 5 का तो ये भी 5 कार्बन का। रिएक्शन में क्या होगा? कौन बाहर निकला? कौन बाहर निकला? अब बचे कौन? आर आर जुड़ जाएंगे, हमें मिला क्या? 2 बार मिलेंगे NaX, और साथ में क्या बना? आर और आर। अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया? कपलिंग अभिक्रिया। बताओ क्या कभी मैं मीथेन बना सकता हूं क्या? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सर कम से कम 2 कार्बन का एल्केन तो बनेगा ही। तो लिखिए आप इससे CH4 वुड्स अभिक्रिया से, CH4 वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? कम से कम 2 कार्बन। अरे कपल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2। इधर देखें, यहां लिख रहा हूं मैं आगे, केवल सिमेट्रिकल एल्केन, केवल सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुड्स का यूज होता है, वुड्स का यूज होता है। यहां लिख रहा हूं अगला, असममित या एसिमेट्रिकल, ये वर्ड आपको अपने आप समझ आएंगे जब मैं आगे बढ़ूंगा अपने आप ही। एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, बनाने के लिए वुड्स यूज नहीं ली जाती, क्योंकि मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर क्यों ऐसे लिखो? क्योंकि मिक्सचर प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है जिसमें कई एल्केन शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ये जो पॉइंट लिखा है अभी समझ में आ जाएगा।
पढ़ाई आसान है। वुड्स रिएक्शन से हम कौन सी एल्कीन बनाते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब सम संख्या में कार्बन। यानी अगर आपको कोई बोले वुड्स रिएक्शन से कौन सी एल्कीन बनाओगे, सुनना भाई, क्या मैं मीथेन बना सकता हूं? नहीं। किसी न किसी विशेष परिस्थिति में मीथेन बना सकता हूं, लेकिन वो इसकी कमियों में आता है। दूसरी बात, क्या इथेन बना सकता हूं? बना सकता हूं। क्या प्रोपेन बना सकता हूं? ये भी इसकी कमियों का, मतलब बहुत कम मिलेगा। प्रोपेन नहीं बनाना। ब्यूटेन बना सकता हूं, पेंटेन, हेक्सेन। यानी सम संख्या वाले तो मेरे आराम से बनेंगे, उनकी मात्रा ज्यादा मिलेगी, कोई माथापोड़ी नहीं होगी। लेकिन विषम संख्या वाले बनाने में मुझे दिक्कत आएगी। कैसे, क्यों आएगी वो देखो। ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया था क्या? ऊपर वाला कपलिंग रिएक्शन, मीथेन नहीं बना सकते। ये लिखा सबने? लिखा क्या? जिसने नहीं लिखा वो लिख दो जल्दी से। ये दिख तो रहा है ना मेरी राइटिंग? पढ़ रहा हूं आगे। इधर देखो, मैंने लिखा कि सिमेट्रिकल बनाते हैं। यहां लिखा CH3 और Cl, सामने लगा के दिया सोडियम, 2 बार सोडियम, फिर लिखा Cl, फिर लिखा CH3, यहां लिखा ड्राई ईथर। क्या आंसर आएगा? इधर पीछे भाई, इसको बोल, बात तेरी इतनी जरूरी है। इधर देख, क्या बातें कर रहे हैं, यहां देख। अगर मैंने ये यूज किया CH3 CH2 Cl, तो सिमेट्रिकल बनाने का मतलब क्या है? जैसा ये बिल्कुल वैसा का वैसा डबल कर दो। यानी क्या बनेगा? सोडियम, सोडियम, आगे क्या लिखूं? Cl, CH2 CH3। ये बात समझ में आ रही है क्या? जैसा ये बिल्कुल वैसा का वैसा डबल कर दो। मैंने लिख के दिया आपको, ये देखो। कौन है ये? साइक्लोहेक्सेन। तो जैसा ये वैसा का वैसा डबल। यहां लिखा मैंने सोडियम, सोडियम, साथ में कौन आया? Cl। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखो, मैंने लिख के दिया ये CH3 कार्बन, CH3, इधर H, इधर Cl। अगर अब वुड्स कराऊंगा तो जैसा ये वैसा का वैसा दूसरी तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो रिएक्शन कराने के लिए दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां लिखा सोडियम धातु प्लस सोडियम धातु प्लस Cl, CH, CH3 और CH3। क्या इनके आंसर बता सकते हैं आप? बता दीजिए आंसर, बहुत जल्दी आया तो यार। आंसर लिख दिए होंगे आपने, सब में ड्राई ईथर यूज किया है मैंने। साइड प्रोडक्ट हमेशा NaCl बनना है ना, तो उसको छोड़ दो एक बार। आपको बस ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है, पहले वाले में क्या, दूसरे वाले में क्या, तीसरे वाले में क्या। नाम से बोलो, IUPAC नाम बोलो, साथ से रहेगा। पहले वाले में कौन? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां तो कोई दिक्कत, कौन बाहर निकलेगा? इनको हटाओ, जरूरत नहीं है। इधर आओ, दूसरे में वुड्स रिएक्शन क्या है? जस्ट जो लिया उसको डबल कर देना, जो लिख के दिया उसको जस्ट डबल। क्या बनेगा? आंसर क्या आएगा? CH3, CH2, CH2 और CH3। ध्यान रहेगी बात। आगे बताओ, इन दोनों को भगाओ, NaCl, NaCl, क्या बचा? साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन कितनी बार? इसमें बताइए, आपकी क्वेश्चन है ये DPP का। यहां कौन बाहर निकला? यहां कौन बाहर निकला? यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या आंसर आएगा? क्या ये CH3 कार्बन, यहां CH3,
ऐसा फ्री हो गया क्या? ऐसा ही दूसरा भी बनेगा क्या? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? अब चेक करो, इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें क्या सम संख्या में कार्बन ही आ रहे हैं क्या? अरे बोलो, ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? चारों क्वेश्चन। आगे बढ़ जाऊं? अबे घड़ी अभी देखने लग गया, अभी तो शुरू हुई है क्लास, इतना दुखी हो जाता है। यहां देखो, बढ़ जाऊं आगे। वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? सम संख्या में कार्बन यानी सिमेट्रिकल। क्वेश्चन है देखो, निम्न में से, लिखिए भाई, निम्न में से कौन सा एल्केन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जाता? नहीं बनाया जाता। आपको देखना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आराम से आंसर देना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है जो वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जा सकता? आपको कुछ नहीं करना, आप एस एल्केन में जाओ, कार्बन गिनो। पहली वाली में कितने कार्बन? 4, बन सकता है। दूसरी वाली में जाओ, बन जाएगा अच्छे मात्रा में। तीसरी वाली में गिनो, 3, इसको नहीं बनाना। चौथी वाली में गिनो, 8 कार्बन। कौन है जो नहीं बनाया जा सकता? कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। हमेशा किसको बनाना है? ऐसा जिसमें सम संख्या में कार्बन हो। आने के बाद समझ में, ये बात समझ में आ रही है क्या? पहली वाले में कितने कार्बन? 4 कार्बन। आराम से बना सकते हैं। कितने कार्बन? कितने कार्बन? 8 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले को नहीं बनाना। चलिए इधर देखो, निम्न उत्पाद के, ऐसे लिखता हूं, निम्न एल्केन के, निम्न एल्केन के निर्माण में प्रयुक्त, भाई बात मत करो पीछे, निम्न एल्केन के निर्माण में प्रयुक्त एल्काइल हैलाइड क्या होंगे? मतलब मैं आपको एल्केन लिख के दूंगा, आपको बताना है कि ये किससे बना है। ठीक है? CH3, CH2, 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 CH3। पहला किससे बना है? किससे बना है? प्रोपिल क्लोराइड। किससे बना है? और क्लोराइड में कहां लगेगा? पहले पे कि दूसरे पे? पहले कार्बन पे लगेगा कि दूसरे पे लगेगा? एन प्रोपिल क्लोराइड। आ रही है बात समझ में? नंबर 2, एग्जामिनर की मर्जी, जैसे चाहे क्वेश्चन पूछे। यहां देखो नंबर 2, ध्यान से देखना। CH3, CH, CH, CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। मुझे ये बनाना है कौन सा एल्काइल हैलाइड मैंने यूज लिया होगा। कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज लिया होगा?
अच्छा ये बताओ, मैं इससे पहले यहां देखो, मैंने ये बनाया था, जब भी मुझे ब्रांचें दिखेगी, क्या दिख रही है? ब्रांच। तो ब्रांच दिखने का मतलब क्लोरीन कहां होगा? बीच में। जब भी मुझे एक स्ट्रेट चेन दिखेगी, इसका मतलब क्लोरीन कहां पर है? कोने पर। इस क्वेश्चन में स्ट्रेट चेन दिख रही है क्या? आप बीचों बीच से तोड़ो, 3 कार्बन यहां लगा दो, क्लोरीन यहां लगा दो, क्लोरीन, तो ये किससे बना होगा? ये बना होगा CH3 CH2 CH2Cl से। यस और नो? इसके कितने मॉलिक्यूल? ये किससे बना होगा? कहां है बीचों बीच? यहां से तोड़ दें क्या? जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CH3 CH2, यहां कौन, यहां कौन, और यहां कौन आ गया? इसके कितने अणु? वही लिखा, सोडियम और ड्राई ईथर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, बोलो। वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? केवल सम संख्या में एल्केन प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, एक एल्काइल हैलाइड लिया, उसी को 2 बार लिख रहा हूं, सेम को ही 2 बार लिख रहा हूं, अगर 2 विषम ले लूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर 2 विषम ले लूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बनेगा तो सही। इधर देखिए भाई, यहां लिखिए आप लोग, मैकेनिज्म। कौन सा निज्म? वुड्स अभिक्रिया के 2 मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से? तुषार, वुड्स अभिक्रिया के 2 मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से? एक तो फ्री रेडिकल और एक दूसरा और होता है, कौन सा? आयनिक मैकेनिज्म। यहां लिखिए भाई, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, 2 मैकेनिज्म से होती है, 2 मैकेनिज्म से होती है। लेकिन आपके लिए कौन सा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है? बोलो, फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म? दोनों मैकेनिज्म कौन से? पहला है आयोनिक, आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म का मतलब क्या? कि प्लस और माइनस बनेंगे। आयनिक मैकेनिज्म मतलब क्या? प्लस और माइनस बनेंगे, लेकिन ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा मैकेनिज्म कौन सा भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? और आपको क्या दिखेगा? एक कार्बन पे रेडिकल दिखेगा, कार्बन मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं हम? मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? एक आपको कार्बन मुक्त मूलक मिलेगा। इतनी सी बात समझ आ रही है? आयनिक मैकेनिज्म पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ना पूछा गया है, लेकिन बताया जाता है। सारे क्वेश्चन किससे आते हैं? रेडिकल से। तो हम रेडिकल की बात करें, ध्यान से देखो। मैंने लिखा कोई आर, आर पे है एक्स, बिल्कुल वैसा सोचना जो अभी अपन ने किया है। हम कितने एल्काइल हैलाइड काम लेते हैं? 2। कितने लेते हैं? 2। ये 2 मतलब 2 मोल होते हैं ना, 2 का मतलब क्या होते हैं? 2 मोल। दोनों कैसे लेते हैं? एकदम समान। दोनों कैसे लेते हैं? एकदम समान। चलो, मैंने आर की जगह लिखा है यहां पर CH3। ध्यान से देखना भाई, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? आयनिक की बात कर ही नहीं रहा मैं। दोनों में विद्युत ऋणता में फर्क है क्या, जो अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं? किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? एक्स की। एक्स पे कौन सा आवेश, और इस पे कौन सा आवेश? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, सोडियम धातु का नेचर क्या होता है? Na+ बनाने से फायदा क्या होगा? उसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेगी, 2p6 हो जाएगा। चलिए भाई, वो नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेगी, हम चाहते हैं कि सोडियम ऐसा कर ले। ध्यान से देखना भाई, हमारे पास ये CH3 और X बना हुआ है। हमने अभिक्रिया कराई किससे? अभी एक ही सोडियम आया है। सोडियम
सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला कितना, और यहां क्या बन गया, Na+। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप बताइए Na+ कैसे हवा में इलेक्ट्रॉन निकल देगा क्या? विलायक कौन है हमारा, ईथर। क्या चारों तरफ से जैसे ही माइनस प्लस बनेगा उसको घेर के बैठ जाएगा क्या, विलायकन कर देगा? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, वहां जो Mg मेटल थी कितने इलेक्ट्रॉन निकालती थी, 2। जिंक कितने निकालता था, 2। आ रही बात समझ में? सुनना अच्छे से। अब इस पे कौन सा आवेश, धनावेश। आप सबको मालूम है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसके हैं, दोनों के हैं। एक इसका है, एक इसका है। इसका इलेक्ट्रॉन सड़क के इधर चला गया तो इसमें कौन सा आ गया, आंशिक धनावेश। आया ना? यानी वास्तव में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन गए। आया ना? आप सब लोग ये बात जानते हैं। इधर देखो, अगर मेरे पास कोई एटम है ए और एक एटम है बी, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण कर दिया जाए तो क्या बनता है, ए डॉट। और ऐसा ही होता है क्या? या अगर ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर बी सारे इलेक्ट्रॉन लेके चल जाए तो क्या बनता है, A+ और B-। भाई यही होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा विखंडन, कौन सा, मुक्त मूलक बना और आयंस बने, है ना? अब समझना अच्छे से, मैं कौन से मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, फ्री रेडिकल। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाले, सोडियम+ बना। सोडियम+ को चारों तरफ से किसने घेर लिया, विलायक ने घेर लिया, और ये तो स्थायी हो गया, दोबारा रिएक्शन नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन फ्री है। इलेक्ट्रॉन कहां, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, तो माइनस कहां जाना पसंद करें, प्लस दिख रहा है कहीं इसको, या तो सोडियम है, लेकिन सोडियम के चारों तरफ तो कौन आ गया, सोडियम के चारों तरफ कौन आ गया, विलायक। विलायक कैसे आए, समझ में आ रही है क्या बात? ऐसे देखो, इसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, विलायक ने। तो इलेक्ट्रॉन इसके बाद जाना पसंद नहीं करेंगे, जैसे Mg वैसे ही सोडियम। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, हम इतनी देर से कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे थे, 2। अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन का ही दान करूं, सुनना अच्छे से, किसका दान करूं, एक इलेक्ट्रॉन का ही दान करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन का दान करने से भी ये खुश हो गया, भाई अपन तो फ्री हो गए। अब देखो क्या मिला, यहां लिख रहा हूं, CH3 कितने इलेक्ट्रॉन मिले, एक इलेक्ट्रॉन मिला। ऐसे सोचो, ए और बी के बीच में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, सारे इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, तो ए के पास कौन सा आवेश, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, मुक्त मूलक। क्या बनेगा, मुक्त मूलक। यहां आ गया CH3 डॉट। ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो। जैसे यहां CH3 डॉट बना, आकाश बहुत मुस्कुरा रहा है, यहां कौन बना, CH3 डॉट। अब देखो, CH3 डॉट बनते ये कौन है, ये कौन है, X बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, X माइनस किस फॉर्म में बाहर निकला, अरे X तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है ना, साथ में कौन अवेलेबल है, Na+ किससे रिएक्शन कर सकता है, यहां हमारे पास Na+ आ गया, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन गया, NaX बन गया। ये कितने मिथाइल काम में लिया अभी तक मैंने, एक मिथाइल एक सोडियम धातु। हाँ या ना? जैसे एक से रिएक्शन हो रही है ऐसे दूसरे से भी तो हो रही होगी, हाँ या ना? तो दूसरा मिथाइल दूसरी सोडियम धातु, अरे हाँ या ना? तो जैसे ये बना ऐसे ही क्या दूसरा भी बनेगा क्या, हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये तो केवल एक की अभिक्रिया है ना, ऐसे दूसरे वाले की भी होगी क्या, हाँ भाई शेरू, जैसे एक की हुई ऐसे ही दूसरे की भी होगी, तो दूसरे से भी मुझे क्या मिलेगा, CH3 मुक्त मूलक और NaX। हाँ या ना? अब CH3 मुक्त मूलक दूसरे CH3 मुक्त मूलक से क्या करेगा, और मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट सिग्मा बंध। कौन सा बंध, यहां देखो भाई, जैसा इसमें किया सेम ऐसा दूसरे में भी होगा, तो लिखता हूं यहां पर, ये तो पहले वाले में अभिक्रिया हुई, ऐसे दूसरा वाला भी होगा क्या, अरे 2 है ना हमारे पास, तो दूसरे वाले ने अभिक्रिया करी ऐसे ही, CH3, CH3 के पास कौन है, X, यहां कौन है, सोडियम धातु। रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा,
CH3 मुक्त मूलक, साथ में क्या बन जाएगा? NaX। भाई ये तो फ्री हो गए NaX, ये भी फ्री हो गए NaX, बचे कौन? ये दोनों क्या कर लेंगे? इन दोनों की रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? लिख दो। जब पता था तो इंतजार ही कर रहा होगा कि जैसे ही बोलते ही दोबारा बताना। लिखो, पहले लिखो इसको। पहले लिख लीजिए इसको। भाई दो थे तो दोनों से बना दिया हमने। लिख लिया सबने? अब देखो ध्यान से, लिख लो पहले। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। 10 सेकंड के बाद दोबारा रिपीट करूंगा, लिख लो 10 सेकंड में। 10 सेकंड हो जाने दो। चलो यहां देखो, सब लोग ध्यान से देखो। क्या CH3 और X का जो बंध है वो पोलर है क्या? ध्रुवीय है क्या? भाई साहब, जिसने किसने पूछा था दोबारा रिपीट करने के लिए? हाँ यहाँ देखो, क्या CH3 और X का बंध ध्रुवीय है क्या? एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस। अभी तक हम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे? 2। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या बनेगा? मुक्त मूलक। ये बन गया मुक्त मूलक, और यहां बना Na+ और X- मिलकर बन गया NaC। आइए बात समझ। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 2। तो दोबारा भी वही रिएक्शन होगी क्या? पहली ये रिएक्शन हुई तो दोबारा भी वही रिएक्शन होगी, और उससे भी मुझे क्या मिलेगा? CH3 मुक्त मूलक। कितने CH3 मुक्त मूलक मिले? दोनों मिलके क्या कर लेंगे? अरे क्या बात सुनो, देखो भाई ध्यान रखो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मैं जब पहले वाली रिएक्शन बताया था, देखो Mg में यहाँ पर जो शुरुआत करी थी मैंने आज क्लास की, तो मैंने कहा था कि R और X का बंध क्या था? ध्रुवीय था। हमने इलेक्ट्रॉन कितने दिए थे? 2, क्योंकि धातु कौन सी थी? Mg मेटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। आया ना? तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कौन बना? R-। अगर इस आप सबको मालूम है R- का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो क्या बन जाएगा? R मुक्त मूलक। वही तो बनाया अपन ने। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैंने यहां पर वही नहीं बनाया क्या? अगर CH3 लिया तो बस कुछ नहीं करना, CH3 और X के बॉन्ड को तोड़ो, मुक्त मूलक बनाओ। CH3 X के बॉन्ड को तोड़ो और मुक्त मूलक बनाओ। NaX बन के क्या बाहर, यहां भी मुक्त मूलक, यहां भी मुक्त मूलक, और दोनों को रिएक्शन करके क्या बना देंगे? एल्केन। क्या बना देंगे? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कौन सा मैकेनिज्म? इधर देखिए। मान लीजिए जब दो असमान RX एंड R-S यूज में लिए जाएं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होंगे। मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होंगे। क्या मतलब है इसका? देखो मैंने लिखा है यहां पर CH3 और X के बजाय लिख देता हूं Cl, और भी फैमिलियर हो जाएंगे। CH3Cl। दूसरा लिखा मैंने यहां पर Cl CH2 CH3। यस सर नो? भैया यही तो है। हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया किसके में करते हैं? मोल्स में। किसमें करते हैं? 1 मोल का मतलब क्या? 6.0।
22 10 टू पावर 23, यही तो होता है 6.0 10 की घात 23, इतना ही होता है। यानी इतने सारे हमारे पास होते हैं। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन का जो सार है वो क्या है? सर एक्स को हटा के कार्बन पे मुक्त मूलक बना दो, यही है ना? आया ना? तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं और वुड्स अभिक्रिया करूं तो ये हटेगा क्या? तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 मुक्त मूलक का 1 मोल। आया ना? अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? CH2 CH3 मुक्त मूलक का 1 मोल। आया ना? अरे बोलो तो सही। अब मैं इनके कॉम्बिनेशन की बात करूं, जब मैं केवल एक ही प्रकार का लेता हूं, जब मैं केवल एक ही प्रकार का एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो मुझे एक ही प्रकार का मुक्त मूलक मिलता है। तो एक मुक्त मूलक बना तो वो दूसरे मुक्त मूलक से क्या कर लेगा? अभिक्रिया, और एक ही उत्पाद बनेगा। यस और नो? यहां पर कितने मुक्त मूलक हैं? इसके खुद के भी तो मोल है ना, तो क्या ये खुद से रिएक्शन कर सकता है क्या? भाई 6.02 टू 10 टू पावर 23 पार्टिकल है ना, तो जैसे CH3 है ऐसे और भी CH3 बने होंगे। क्या दोनों CH3 आपस में मिल सकते हैं क्या? एक अभिक्रिया। जैसे CH2 है CH3 है ऐसे और भी बने होंगे क्या? क्या वो खुद से सेल्फ अभिक्रिया कर सकते हैं क्या? क्या ये दोनों भी आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं क्या? तो कितने प्रकार के उत्पाद बने? 3। अब सुनना अच्छे से, मैं इसको बोलता हूं A और मैंने इसको बोला B। ध्यान से देखिए, एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? A के साथ कौन मिल जाए? एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? B के साथ कौन मिल जाए? और एक कॉम्बिनेशन ये भी तो हो सकता है A प्लस बी मिल जाए या B प्लस ए, एक ही बात है। अब सुनिए भाई, अगर A के साथ A मिले, क्योंकि ये एक अणु नहीं है, कितने? 1 मोल, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है क्या कि सर CH3 डॉट जैसा बना होगा ऐसे ही दूसरे CH3 डॉट भी बने होंगे। यहां हमने क्यों बात नहीं करी इसकी? क्योंकि जो बना है वो CH3 डॉट ही तो बना है। तो सारी एक ही पॉसिबिलिटी कि बस CH3 के सामने कौन आएगा? CH3। और यहां पर CH3 के सामने CH3 आया, या दूसरा भी तो मुक्त मूलक बना है, कौन सा? CH3 CH2 डॉट, ऐसे ही क्या बना होगा? CH2 CH3। यस और नो? भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखिए, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो बना CH3 मुक्त मूलक, ऐसे ही दूसरा वाला B आ जाए, CH2 डॉट CH2 और CH3। यस और नो? अब आप बताइए, पहले वाले से क्या बनेगा? पहले वाले से क्या बनेगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। दूसरे वाले से क्या बनेगा? तीसरे वाले से क्या बनेगा? अच्छा मैंने एक कार्बन ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं अभी। अब देखो भाई, कौन बना? एथेन। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बनता है। कौन बना? CH3 CH2 CH2 CH3। यहां कौन बनेगा? CH3 CH2 और CH3। अब सुनिए भाई, ध्यान से सुनना, क्या मैंने विषम संख्या में भी, क्या मैंने विषम संख्या में भी एल्केन बनाया? क्या बनाया? अब जो पॉइंट है उसको समझना। मैंने लिखा कि वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग नहीं करते विषम, ये नहीं कहा कि बन नहीं सकता, मैंने कहा उसको हम प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो, इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों बनते हुए दिख रहे हैं। अगर इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तीनों बनते हुए दिख रहे हैं तो आप ये बताओ इनको अलग कैसे करें? ये तो मिक्सचर है, ये तो कौन है? मिक्सचर। दूसरी बात, क्या इनके अंदर केवल एक एक कार्बन का ही फर्क है क्या? हाँ या ना? यानी इनके भौतिक गुण लगभग समान। हाँ या ना? इनकी रासायनिक अभिक्रिया भी लगभग समान। तो मैं इनको पृथक कैसे करूं? बताओ पृथक कैसे करूंगा? और अगर मान लो मैंने पृथक कर भी लिया तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा मेरा, और उसके बाद भी मुझे मात्रा कितनी मिलेगी? इस वाले केस में मुझे ये जो इथेन मिला है, एल्केन, ये जो एल्केन मिला है उसकी मात्रा कितनी है? 100%। कितनी है भाई? यही बना, इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या? एल्केन की अगर बात करूं तो इसके अलावा कोई एल्केन बना है क्या? नहीं, केवल ये ही एल्केन बना है। इधर आओ, यहां आ जाओ। क्या यहां ये भी बना है क्या? ये भी बना है क्या?
ये भी बनाया क्या? मैं सारे जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं, अगर मैं इनको एकदम इक्वल बोल दूं, जितने भी मैंने कॉम्बिनेशन लिखे हैं, अगर उनको मैं क्या बोल दूं, एकदम इक्वल, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 33.33%। इसका भी कितना? इसका भी कितना? आप एक बार बताओ, एक तो मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है, और उसके बाद भी मात्रा भी बहुत कम बन रही है। जितने में आप इसको बना के, जितने में इस पूरे प्रोसेस को लगाओगे, इनको अलग अलग करोगे, इतने में तो आप 10 बार बना लेते। तो बताओ, क्या वुड्स रिएक्शन विषम संख्या बनाने के लिए यूज करेंगे क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर सम भी तो बन रहा है। अरे सम बनाने के लिए तो हम इसको तो किसी और मेथड से ही तो बना सकते हैं, और वहां ये 100% बनेगा, और कोई अलग से अलग करने के लिए कोई मेथड लगाने की जरूरत? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए देखो, मैं यहां पर एक पॉइंट लिखा था शुरुआत के अंदर ही, पढ़ो इसको, क्या है? एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुड्स यूज, क्योंकि क्या होता है, जिसे कई एल्केन, अब इधर देखो, हमको यहां क्या मिला? एथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन तीनों को अलग करना एक हमारे लिए टेढ़ी खीर हो गई। उसके बाद जो अलग करने का, अगर हमने अलग कर भी लिया, तो जो मिला वो क्या मिला? बहुत कम मात्रा में। तो इसके लिए थोड़ी कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। मिक्सचर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? मिक्सचर प्राप्त होता है जो कि आसानी से पृथक नहीं होता, आसानी से पृथक नहीं होता, तथा लब्धि भी कम प्राप्त होती है। लब्धि भी क्या होती है भाई? कम प्राप्त होती है। ये दो रीजन समझ में आ गए क्या आपको? इसलिए वुड्स रिएक्शन केवल किसको बनाने के लिए यूज करेंगे? सम संख्या में। किसको यूज करेंगे? सम संख्या में। ये समझ में आई ना बात, क्या बोल रहा हूं मैं? ये साथ साथ लिखो इसको आप। लिख लिया हमने, शाबाश। पढ़ रहा हूं मैं आगे। भाई बहुत स्लो लिख रहे हो यार, आगे वाले सब लिख लेते हैं, पीछे वाले लिखते नहीं है। समझ रहे थे? ठीक है, समझ लो। आपको मालूम है कोई एक ऐसा यौगिक जो खुद का ही ऑक्सीडेशन करे, खुद का ही अपचयन करे, क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? पी समानुपाती का क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में शब्द है एक। देखो अंग्रेजी में तो बोलते हैं उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? पी, पी समानुपातन, ठीक है। ये लिखा क्या आपने बोर्ड पे जो मैंने लिखा है? आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन किसको बनाने के लिए यूज करेंगे? सम संख्या में। अगर विषम संख्या में बना लिया तो बन तो जाएगा, लेकिन उसको अलग करना, उसको पृथक करना आसान नहीं है। और जब आसान ही नहीं है, तो ऐसा काम क्यों करें कि आप लोग अपन पैसा लगाते हैं कहीं भी, अगर मार्केट में या कहीं भी अपन कुछ भी अपन करें, फायदा तो होना चाहिए। 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए पे 101 तो कमाए, तभी तो हम लगाएंगे। यहाँ 100 रुपए लगाए और 100 रुपए में 200 रुपए खर्च कर दिए, कोई फायदा? एक तो बनने के बाद इसको करना आसान नहीं है, क्योंकि तीनों समान है लगभग, एक एक कार्बन का ही तो फर्क है। यहां देखिए भाई, यहां ध्यान से देखना भाई। इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स, कौन सी वुड्स? इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही यौगिक में
एक ही यौगिक में होने वाली वुड्स। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको वुड्स रिएक्शन जो करवाई उसमें अलग अलग एल्काइल हैलाइड यूज किए क्या? दो यूज करते हैं। यहां मुझे अब दो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने ले रहा हूं मैं? एक। अब ध्यान रखो कब लेंगे। आपको कब ध्यान रखना है कि इंट्रामोलिकुलर वुड्स होगी? आपको ध्यान रखना है जब एक यौगिक में दो हेलोजन, एक यौगिक में क्या हो? दो हेलोजन उपस्थित हो तो अंतराणुक या इंट्रामोलिक्यूलर, अंतराणुक या इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर वुड्स हो सकता है। अब यहां देखिए भाई, इंट्रामोलिकुलर वुड्स के द्वारा इंट्रामोलिकुलर वुड्स के द्वारा एल्कीन इंट्रामोलिकुलर वुड्स के द्वारा एल्कीन साइक्लिक यौगिक बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये वुड्स का ही दूसरा नाम है। हम क्या कर रहे हैं? साइक्लिक और क्या बना रहे हैं? साइक्लिक और क्या बना रहे हैं? एल्कीन भी बना सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा आसान है, मैंने ये लिख के दिया आपको, ध्यान से देखना भाई। आपको कब पहचाननी है? जब कितने हेलोजन हो? कम से कम दो तो होने चाहिए। यहां लिखा मैंने Cl, यहां भी लिखा मैंने Cl, यहां आपको लगा के दिया सोडियम दो बार। अब मुझे बार बार ये दो सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, बस सोडियम लिखूंगा, समझ जाना। यहां लिखा ड्राई ईथर। इस रिएक्शन में क्या होगा? क्या बनेगा? आप देखो भाई, इंट्रामोलिकुलर का मतलब किसी दूसरे अणु का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब किसी दूसरे अणु का इंतजार करने की जरूरत, खुद ही काम कर लेगा। ये Cl हटा, ये Cl हटा, यहां कौन आएगा? मुक्त मूलक। यहां भी कौन आएगा? क्या ऐसा बनेगा क्या? देखो, एक मुक्त मूलक यहां पर, एक मुक्त मूलक यहां पर। क्या कोई बॉन्ड बनने की संभावना दिख रही है क्या? मुक्त मूलक मुक्त मूलक में क्या क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। देखो, आपको किसी दूसरे की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आंसर है इसका। आ रही बात समझ में? अगर एक ही कंपाउंड में दो हेलोजन लगे हुए हैं तो यहां पर क्या होगा? ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। 2015 में या 2014 में AIPMT का एक एग्जाम हुआ था, तब नीट नहीं हुआ था। 2013 में पहली बार नीट हुआ था, फिर 2014 और 15 में AIPMT हुआ था, है ना? और वास्तव में सही तरीके से 2017 से नीट होने लगा था। बीच में कुछ विसंगति आ गई क्योंकि जो पहले से AIPMT ले रही थी, जो संस्था थी, उन लोगों ने कुछ विरोध किया होगा, कुछ ऐसा हुआ, तो पहली बार नीट 2013 में हो गया था, लेकिन 2014 और 15 के अंदर गड़बड़ हो गई। फिर वापस नीट हुआ, 2016 में हुआ, फिर वो पेपर आउट हो गया। तो लोगों ने खूब विरोध किया, क्या नीट नीट बना रखा है आप, AIPMT लेने तो उस वक्त एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए भाई, कौन है ये? साइक्लोब्यूटेन। यहां पर है Cl, यहां पे Br। इसकी रिएक्शन करवा दी, सोडियम ड्राई ईथर। ड्राई मतलब शुष्क ईथर। बताओ क्या होगा? 2014 का AIPMT का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, देखो क्या बने।
क्या यहां मुक्त मूलक आ रहा है क्या यहां मुक्त मूलक आ रहा है क्या? दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। इसका आंसर होगा ये। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं बाई साइक्लो यौगिक। क्या बोलते हैं इसको? नीट 2015 पी वाई क्यू है भाई ये। यहां देखो, यहां Cl, यहां Br। जरूरी नहीं है कि मैं दोनों हेलोजन सेम लगाऊं। अगर अंतर अणु करा रहा हूं तो दोनों हेलोजन क्या कर सकता हूं? अलग अलग भी कर सकता हूं। यहां लेके आया मैं सोडियम ड्राई ईथर। कौन सा ईथर? सोडियम और ड्राई ईथर। क्या करें? Br हटाओ, यहां डॉट, यहां डॉट। आंसर क्या बनेगा? आंसर बना लेंगे खुद। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सीधे सीधे बॉन्ड बना दो भाई। अंत्य अणुक वुड्स। देखो मैं यहां क्या बन रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस अंतर अणुक वुड्स के अंदर मैं जो यौगिक बना रहा हूं वो एक ही कंपाउंड के अंदर बन रहे हैं, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखो, यहां देखो भाई, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा CH2, 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 5 और ये 6। यहां पे लगाया Cl, यहां पे लगाया Cl। ध्यान से देखो भाई, पीछे इधर देख लो। अगर मैं रिएक्शन करवाऊं यहां पर सोडियम ईथर, कौन सा ईथर? कौन सा? ट्राई ईथर। रिएक्शन होगी। आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। यहां क्या बनेगा? मुक्त मूलक। यहां भी क्या बनेगा? कुछ और है क्या? तो आपस में ही मिलके क्या बना देंगे? रिंग बना देंगे। बना दो भाई, जल्दी से आंसर आएगा। कौन सी अभिक्रिया है ये? अंत, सॉरी, अंतराणुक। एक ही अणु के अंदर कोई दूसरे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। भाई क्या बना आंसर? कौन सा हेक्सेन? इसका आंसर आया साइक्लोहेक्सेन। क्या आंसर आया? देखो जब आप इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा मुक्त मूलक। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। 6, ये 1 और 6 मिलके क्या बना ले? बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ध्यान रखना, चाहे अंतरा अणुक कराओ या अंत्य अणुक कराओ, कोई से भी कराओ, उत्पाद वही बनता है जो स्थायी होता है। उत्पाद कौन सा बनता है? अगर अस्थायी उत्पाद बनने लगे तो आप उसको नहीं बनाते। जैसे बढ़ू आगे, ये समझ में आया कि क्या हुआ? क्या किया मैंने यहां पर? यहां से हटाया, डॉट डॉट बना के साइक्लोहेक्सेन बना दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, या तो एल्कीन बनता है या क्या बनता है? पहले में एल्कीन बनता हुआ दिख रहा है, दूसरे में देखो साइक्लिक यौगिक। पहले अगर एक ही रिंग पहले से है तो दूसरी बन जाएगी, अगर ओपन है तो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। यहां देखो, हमेशा वो यौगिक बनाओ, हमेशा वो यौगिक बनाओ जो ज्यादा स्थायी होता है। यहां लगा रखा है Cl, यहां लगा रखा है Cl। ध्यान से देखना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। मैंने लिख के दिया सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आपको करना क्या है? इसको हटाओ,
इसको हटाओ, यहां लिख देता हूं मैं कुछ और, सोचते रहो आप। बोर्ड पे देखो, मैं इंट्रामोलिकुलर क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जब एक ही अणु के अंदर दो हेलोजन हो, पहले क्या देखूंगा? इंट्रा अणु। अगर एक ही हेलोजन है तो सीधे क्या देखना है मेरे को? अगर एक ही हेलोजन है तो क्या देखना है सीधे? भाई इतनी देर से मैं जो करा रहा था उसमें कितने हेलोजन थे? एक हेलोजन। अब जो मैं बता रहा हूं उसमें कितने हेलोजन है? तो दो हेलोजन आए, तो उसका मतलब मुझे देखना है इंट्रामोलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अभिक्रिया। आंसर बताइए जल्दी से। सोडियम ट्राई ईथर। ध्यान रखना, आपको दो उत्पाद बनते हुए दिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। हमेशा वो बनाओ जो ज्यादा स्थायी है, हमेशा वो बनाओ जो ज्यादा स्थायी है। कौन सा वाला बनेगा? पहले वाले के अंदर मैंने हटाया, यही जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। यहां डबल बॉन्ड, यहां मुक्त मूलक, यहां मुक्त मूलक, यहां डबल बॉन्ड। अब आप दिमाग लगाओ, एक संभावना तो ये है कि इन दोनों को जोड़ दो, जिसको डेवार्स बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवार्स बेंजीन। पर मुझे वो नहीं बनाना, मुझे वो बनाना है जो ज्यादा स्थायी हो। क्या इस मुक्त मूलक में रेजोनेंस संभव है क्या? तो देखो, याद करो, रेडिकल सिंगल डबल, क्या इस डबल को यहां भेज दूं तो रेडिकल कहां जाएगा? नीचे। और ये रेजोनेंस के थ्रू ऐसा बन जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पहले से मुक्त मूलक था, यहां भी पहले से मुक्त मूलक था। क्या संभावना है? आपस में मुक्त मूलक क्या हो जाए? मिल जाए, और क्या बन जाएगी? बेंजीन। और बेंजीन एक बहुत ही स्थायी यौगिक होता है, क्योंकि बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। बेंजीन क्या होता है भाई? हमारा आंसर ये होगा इसका। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहां से हटाऊं, मैं यहां से हटाऊं, CH2 पे क्या बनेगा? डॉट। इस CH2 पे भी क्या बनेगा? डॉट। CH2 पे डॉट, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। क्या आपको यहां पर भी रेजोनेंस दिख रहा है क्या? अगर यहां रेजोनेंस दिख रहा है तो डबल बॉन्ड को यहां भेज दूं, क्या बनेगा? CH2, यहां पे कौन आ गया? यहां कौन आ गया? डॉट। इधर पहले से कौन था? दोनों के बीच में क्या बन जाए? अगर डबल बॉन्ड बना तो बताओ, उत्पाद स्थायी है क्या अस्थायी? स्थायी। क्योंकि उत्पाद में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? आ रही है बात समझ में? चलिए भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये इसका उत्पाद बनेगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर? आसान है ना भाई? वुड्स रिएक्शन इज वेरी वेरी, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टफ है ही नहीं, केवल टफ आपके सोचने पर है। ये जो मैंने आपको जो भी पढ़ा है, ये 14 पेज 10 पेज जो भी मैंने पढ़ा है, ये सब आसान है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन डाल के छोड़ दो, आप बस करना खुद। यहां देखो, वुड्स अभिक्रिया की वुड्स अभिक्रिया की सीमाएं, ये सही लिखा है क्या मैंने? सीमाएं। अभी ठीक है? ऐसे ठीक है भाई। अरे आप लोग सही लिख लेना। अब आप लोग इधर देखो भाई, वुड्स अभिक्रिया की सीमाएं। पहली सीमा कौन सी है? CH3 नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? CH3 नहीं बनाया जा सकता, ये बात हमको पढ़ा है। कौन सी एल्कीन के लिए फायदेमंद है? सम संख्या वालों के लिए। किसके लिए फायदेमंद? ये दूसरी सीमा। तीसरी सीमा या लिमिटेशन देखो क्या, ये शुरू की दो पढ़ चुके हैं ना अपन, तीसरी की बात कर रहा हूं सीधे। यहां
मुक्त मूलक लिख लो जल्दी से, यानी फ्री रेडिकल। क्या लिखा मैंने यहां मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल मध्यवर्ती बनता है। बात मत करो भाई, मध्यवर्ती बनता है। अतः वो क्या शब्द बोला था आपने, विसमानुपातन। विसमानुपातन संभव है। क्या संभव, क्या विसमानुपातन होता है तथा एल्कीन भी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एल्कीन भी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बोर्ड पे देखो, विसमानुपातन मतलब क्या, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का अपचयन। इधर देखो, पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। विसमानुपातन की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, विसमानुपातन सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री कार्बन में, 3 डिग्री मुक्त मूलक में। फिर किसमें होगा, बहुत फर्क होता है। फिर किसमें होगा, 1 डिग्री में। यानी मुझे केवल क्या देखना है, 3 डिग्री, बाकी सब में क्या। दूसरी अभिक्रिया हम कौन सी पढ़ रहे हैं यहां पर, कपलिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कपलिंग किसमें ज्यादा होगी, किसमें होगी फिर, और फिर किसमें होगी, यानी 3 डिग्री में भी कपलिंग होती है, 3 डिग्री में भी क्या होती है, कपलिंग होती है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अगर आ गया तो विसमानुपातन भी संभव है। अब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही आसान काम है, 1 सेकंड में हो जाएगा। इधर देखो, यहां देखिए, मैंने लिखा CH3 CH2 और Cl। अगर मैं आपको यहां लिख के दूं सोडियम ट्राई ईथर, तो अब आंसर आपके पास रेडिकल कौन सा बनेगा, भाई यही तो बनता है। आपने इसको हटाया, रेडिकल बनाया। अब एक संभावना तो क्या है, एक संभावना तो क्या है कि ये CH3 CH2 आपस में रिएक्शन कर ले। हाँ जी, CH2 और CH3, और हमें क्या उत्पाद मिले, CH3 CH2 CH2 और CH3, और यही उत्पाद मिलता है हमें। ये 90%, 95%, 97% तक यही बनता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मुक्त मूलक अगर मध्यवर्ती है क्या संभव है, विसमानुपातन भी संभव। क्या संभव है, एक संभावना तो ये, इस संभावना को क्या बोल रहे हैं, कपलिंग। क्या बोल रहे हैं इसको। लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाए CH3 CH2 मुक्त मूलक, ध्यान से देखना भाई, प्लस CH2 मुक्त मूलक CH2 और H, ध्यान से देखिएगा भाई क्या हो रहा है यहां पर, H रेडिकल। ये दो मॉलिक्यूल है, एक संभावना तो क्या थी, दोनों आपस में क्या हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये हमारा उत्पाद यही बनता है 90%, 95%, 97% तक। लेकिन एक संभावना ये भी है कि ये वाला H सरक के अपने इलेक्ट्रॉन को लेके इसके ऊपर अटैक कर दे। H का किसी यौगिक में से निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और H का किसी यौगिक में जाके जुड़ना क्या होता है, क्या ये CH3 CH2 मुक्त मूलक ही है क्या, दोनों एक ही तो है। तो इसका जो उत्पाद बनेगा वो देखो क्या बनेगा, इसको अगर H मिला तो क्या बन जाएगा, ये CH3 और दूसरे के पास जैसे ही H निकलेगा तो यहां क्या आएगा, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक क्या कर लेंगे, और आपको मिलेगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। माना ये भी बनता है, ये बहुत अल्प बनता है, लेकिन ये भी बनता है। ये अल्प किसमें बन रहा है, 1 डिग्री में। फिर किसमें,
और सबसे ज्यादा किसमें बनता है? आ रही है क्या बात समझ में? अगर मैं यहां ये लिख के देता हूं, देखो ध्यान से, CH3 कार्बन CH3, इधर लिखा मैंने CH3, कौन सा डिग्री है? कौन सा डिग्री? यहां लिखा सोडियम, कौन से मुक्त मूलक बनेंगे? CH3 कार्बन CH3, यहां पर आया CH3 और इधर आ गया मुक्त मूलक। यस और नो? कौन सा डिग्री है? तो एक 3 डिग्री से दूसरा 3 डिग्री मिले, इसकी संभावना होती है कम। क्या होती है भाई लोगों? उल्टा यहां क्या हो जाएगा? ज्यादा क्रियाशीलता से कौन होगा यहां पर? समानुपातन। क्या होगा भाई? ये वाला H निकल के किसके पास जाएगा? आंसर क्या मिलेगा? देखो, CH3, CH3, यहां पे कौन आ गया? CH3, इधर कौन लग जाएगा? इधर क्या बन गया? इधर देखो, CH3 CH3 एज इट इज। अरे बोलो, कार्बन यहां CH3। अब इस पर क्या है? जब इसमें से H निकलेगा तो यहां क्या बनेगा? मुक्त मूलक। और यहां आंसर क्या बन जाएगा साथ में? डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि इसमें कपलिंग नहीं होगी, एनसीईआरटी ने 3 डिग्री में भी कपलिंग करवा रखी है। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 3 डिग्री में कपलिंग नहीं होगी, लेकिन मुख्य उत्पाद क्या बनेगा 3 डिग्री के अंदर? 3 डिग्री के अंदर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? समानुपातन। और देखो मैंने ये लिख भी रखा है, समानुपातन किसमें ज्यादा होगा और कपलिंग किसमें ज्यादा होगी? 1 डिग्री 2 डिग्री। अरे बात सुने, कपलिंग 3 डिग्री में भी होती है, लेकिन इसका मेजर उत्पाद यहां, ये जो उत्पाद है ये कौन सा है भाई? मेजर। कौन सा उत्पाद है ये? और ये कौन हो गया? माइनर। माइनर मतलब बहुत कम। यहां ये जो उत्पाद बना है ये वाला 3 डिग्री में, ये कौन हो गया भाई लोगों? 3 डिग्री में ये मेजर हो गया। बस ये ध्यान रखना है, ये इसकी कमी है। किसकी? वुड्स अभिक्रिया की। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई क्या? आज आपकी क्लास में हमने वुड्स अभिक्रिया को खत्म किया है। आप अपना धनुष मिल गया है ना आपको? धनुष के अंदर आपके पास जो है अवेलेबल, धनुष में जो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि अभी हमारे रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमारा एल्केन की प्रिपरेशन मेथड खत्म नहीं हुई। मैं आपको पहले ही बता दूं, हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। हाइड्रोकार्बन अगर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन खत्म हो जाएगी। बहुत बस एल्काइल हैलाइड में केवल एक SN1 SN2 करानी होगी, बाकी पूरा एल्काइल हैलाइड यहीं खत्म हो जाता है। ये जो भी रिएक्शन है ना, वुड्स अभिक्रिया, ये वास्तव में किसकी अभिक्रिया है? एल्काइल हैलाइड की। लेकिन इसके निर्माण की विधि भी है, तो इसमें टाइम लगेगा। यहीं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी छू के आएंगे। तो ये मत सोचना कि हाइड्रोकार्बन से लंबा जा रहा है, टाइम लग रहा है। अगर हाइड्रोकार्बन में टाइम लग रहा है तो आगे के चैप्टर बहुत छोटे हो जाएंगे। 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, 8 लेक्चर। बोलो भाई, दोबारा समझाऊं? इधर देखो एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो। हमने ये मुक्त मूलक बनाया, सब देख लो एक बार। ये मुक्त मूलक बनाया, एक संभावना इस मुक्त मूलक की इस मुक्त मूलक से मिलने की, काम खत्म। और यही तो पढ़ रहे हैं अपन इतनी देर से, इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग। लेकिन एक संभावना ये भी है क्या, कि ये जो दो मुक्त मूलक बने, इनमें से कोई सा भी एक अपने H को बाहर निकाल दे। क्या निकाल दे? और दूसरे के पास चिपका दे। आ रही बात समझ में? जैसे ही H निकलेगा तो यहां क्या बनेगा? मुक्त मूलक। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और इसके पास क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और H। इसको मैं ऐसे दिखा दूं क्या कि ऐसा बन गया? देखो क्या, CH3 CH2, यहां पे कौन आ गया? H। ये संभावना, ये संभावना जो हमने करी H निकालने वाली, वो ज्यादा किसमें होती है, कम किसमें होती है? अगर 3 डिग्री ले लिया, अगर क्या ले लिया, इसके कितने अणु, तो हमें क्या मिला? यहां पर मुक्त मूलक, यहां भी मुक्त मूलक। इन दोनों की जुड़ने की संभावना क्या है? कम। उल्टा यहां से H निकल के कहां चल जाएगा? इसके पास। जैसे H जाएगा तो यहां क्या आएगा? मुक्त मूलक। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ध्यान रहेगी क्या बात? जब भी 3 डिग्री आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि समानुपातीकरण से जो उत्पाद बनता है वो ज्यादा बनता है, और कपलिंग क्या होती है? कम होती है। आ रही बात समझ में? बाकी मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी हमारी अगली वीक में होगी। थैंक यू वेरी मच। कल हमारी क्लास है क्या? कौन से नंबर का पीरियड? चौथा।